एक बार फिर से अपर क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। और आज का एक नया टॉपिक है, इसका नाम है मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट्स। तो मूल अधिकार जो होते हैं राज्य के विरुद्ध व्यक्ति के अधिकार होते हैं और राज्यों के कुछ कार्यों पे प्रतिबंध लगाते हैं। अर्थात इसका अर्थ ये है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण और उल्लंघन नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ जो मूल अधिकार होते हैं व्यक्ति के आंतरिक और बाह्य दोनों का क्या करते हैं, विकास करते हैं। और जिन जिन देशों में मौलिक अधिकार पाए जाते हैं वहाँ लिखित संविधान होता है, अर्थात मूल अधिकार होते हैं लिखित संविधान के अंग होते हैं। ब्रिटेन में अलिखित संविधान होने के कारण वहाँ पर भारत और अमेरिका जैसे मूल अधिकार न होकर नागरिक अधिकार है, जो वहाँ के राजा और महाराजाओं ने समय समय पर अपने नागरिकों को दिए। 1215 में जॉन द्वितीय ने अपने नागरिकों को कुछ लिखित अधिकार दिए, जिसे कालांतर में मैग्ना कार्टा कहा गया। और इन अधिकारों में कुछ और वृद्धि करते हुए 1689 में इसकी इन अधिकारों में और वृद्धि कर दी गई, जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा गया। दुनिया का जो लिखित लोकतांत्रिक देश, दुनिया का वो देश जिसमें सबसे पहले संविधान को अपनाया गया, लिखित संविधान को अपनाया गया, वो है अमेरिका। तो सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले मूल अधिकारों का समावेश अमेरिकी संविधान में किया गया। और अमेरिकी संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो नैसर्गिक या प्राकृतिक मूल अधिकार कहलाते हैं। इसका अर्थ ये है कि वहाँ की जो न्यायपालिका है समय समय पर मूल अधिकारों को बताती रहती है कि जो व्यक्ति के विकास में सहायक हैं वो सारे के सारे क्या हैं, मूल अधिकार की श्रेणी में आते हैं। तो प्राकृतिक मूल अधिकार होने के कारण वहाँ का न्यायालय जो है मूल अधिकारों को घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। जबकि भारत के बारे में बात की जाए तो भारत के जो मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में इसका उल्लेख किया गया है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसकी व्याख्या की गई है। तो इसमें जो है 12-13 जो है मूल अधिकार के प्रकृति को बताता है और 34, 33 और 34 इसमें जो है संसद को मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति संसद को दी गई है। और 35 में जो है मूल अधिकारों को क्रियान्वित करने के लिए संसद को विधि निर्माण की पावर दी गई है, मतलब शक्ति दी गई है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक में, जिसमें 31 को निकालकर और 31 का को जोड़कर कुल 19 अनुच्छेदों में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है। तो भारत में जो है मौलिक अधिकार कृत्रिम है, अर्थात जो भी मौलिक अधिकार संविधान में लिखे हुए हैं आप न्यायालय में उन्हीं की चुनौती दे सकते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है या जो न्यायालय है वो संविधान में जो लिखित संविधान है उन्हीं की रक्षा कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। और कोई भी व्यक्ति जो है संविधान में लिखित मूल अधिकारों के अतिरिक्त कोई किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता। इसके साथ ही साथ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं ना तो निरंकुश हैं और ना ही असीमित हैं। इसका अर्थ ये है कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात में मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। ठीक है, और संसद जो है विधि बनाकर मूल अधिकारों को स्थगित कर सकती है।
जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है और काफ़ी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कंफ्यूज क्या होते हैं कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है, तो राष्ट्रपति करता है, और मूल अधिकारों को स्थगित कौन कर सकता है, वो कौन कर सकती है, संसद कर सकती है। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री करता है, कि कैबिनेट करता है, कि राष्ट्रपति करता है, कि संसद करता है, कि राज्यपाल करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो मूल अधिकार होते हैं उनको निलंबित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और मूल अधिकारों को स्थगित जो है वो कौन करती है, संसद करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं, और काफ़ी बच्चे जो होते हैं इन क्वेश्चनों में कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन को दूर करिएगा। तो निलंबित कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, और स्थगित कौन करता है, संसद करती है। और आपको पता है कि 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में यह प्रावधान कर दिया गया कि 20 और 21 अनुच्छेदों को किसी भी कंडीशन में स्थगित या निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो ये मूल अधिकार की बात करते हैं, तो इनको कम भी किया जाता है, न निलंबित भी किया जा सकता है, स्थगित भी किया जाता है। इसलिए न निरंकुश है और ना ही असीमित है, मतलब सीमित है। जितने लिख दिए गए उतने ही मौलिक अधिकारों के रक्षा हेतु आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं। ठीक है, आगे की बात की जाए तो मौलिक अधिकार जो है मूल संविधान में उनकी संख्या 7 थी। कितनी थी, 7 थी। तो मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, जो 7 थी। ठीक है, अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति का अधिकार, अधिकार को निकाल दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। और अब ये कह दिया, और इसको जो है अनुच्छेद 300A में रखकर कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा ठीक है, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा अनुच्छेद में 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया और कहा गया है कि राज्य जो है किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित कर सकता है, लेकिन इसमें जो है मुआवजे की बात की गई है। मुआवजा कितना दिया जाएगा ये सरकारें तय करेंगी। ठीक है, तो मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे, 7 थे, जिनमें से 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। किसमें डाल दिया गया है, 300A आर्टिकल अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A में रख दिया गया है। अब यह अधिकार कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है। पूछा गया था कौन सा अधिकार बन गया है, कानूनी या विधिक अधिकार बन गया है। और किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था, 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में। ठीक है, तो ये काफी इम्पोर्टेंट है। तो अब देखना ये है कि जो मूल अधिकार जो अब 6 बचे हैं वो कौन कौन से हैं और किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक में इनका वर्णन किया गया है, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, नंबर 1 है समानता का अधिकार। नंबर 1 समानता का अधिकार।
तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा धार्मिक शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। चौथा, पांचवा जो है सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, एवं शिक्षा का अधिकार। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है। तो जो समानता का अधिकार है अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक भी है। ठीक है। और स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से लेकर 22 तक भी। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है 23-24 में। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है 25 से 28। और जो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है 29 एवं 30 में। और जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है अनुच्छेद 32। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिएगा आप लोग। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से लेकर 24 तक, मतलब 23 और 24 दोनों में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है 29 एवं 30, और संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है आर्टिकल 32 में इसका उल्लेख किया गया। तो इनमें से कोई पूछा जाता है कि शोषण का विरुद्ध अधिकार जो है किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक है, या स्वतंत्रता का अधिकार किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। एक क्वेश्चन तो यहाँ से बनता ही बनता है, तो इसको याद करना है आप लोगों को। ठीक है। फिर अब जो हम एक एक अधिकारों की व्याख्या करेंगे, वर्णन करेंगे, और जो क्वेश्चन जहाँ से बनता होगा उसके बारे में भी बताएंगे। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर आगे। तो नंबर 1 डालिएगा आप लोग, समानता का अधिकार। इसमें जो है कौन कौन शामिल किया गया है। नंबर 1, विधि के समझ समानता का अधिकार। समता का अधिकार। ठीक है। विधि के समझ समता का अधिकार। दूसरा है सामाजिक समानता। तीसरा है अवसर की समानता। चौथा है अस्पृश्यता का अंत। और जो पांचवा है उपाधियों का अंत।
ठीक है। तो आर्टिकल समता के अधिकार में जो है आर्टिकल जो है नंबर 1 14 अनुच्छेद 14, ठीक है। इसमें जो है अनुच्छेद 15, इसमें जो है अनुच्छेद 16, इसमें जो है अनुच्छेद 17 और इसमें जो है अनुच्छेद 19, 17 और ये 18, ठीक है। तो विधि समझ समता का अधिकार अनुच्छेद 14 में इसका उल्लेख किया गया है। सामाजिक समानता का अधिकार अनुच्छेद 15 में किया गया है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में किया गया है। अस्पष्टता का अंत अनुच्छेद 17 में किया गया है। कई बार पूछा भी जाता है कि आर्टिकल 17 में किसका उल्लेख किया गया है, अस्पष्टता का अंत का उल्लेख किया गया है, ठीक है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में किया गया है। तो समानता के अधिकार में जो है 1 2 3 4 5 प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और एक एक की भी चर्चा करते हैं। तो नंबर 1 जो है वो है विधि समझ समता का अधिकार। देखो थोड़ा प्रकाश ये डालेंगे कि अधिकार जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। उसी प्रकार से समानता भी जो है 2 प्रकार से होती है, जिसमें से विधि के समझ समता में विधि के समान समानता समझ समता और विधि के समझ विधि के समझ समता का अधिकार और विधि के समझ संरक्षण का अधिकार। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। विधि के समझ समता का अधिकार, विधि के समझ संरक्षण का अधिकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है और ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, ये अधिकार जो है जो समता है नकारात्मक समता है। और ये जो है समता में सकारात्मक। ठीक है, तो नकारात्मक इसलिए कहते हैं किसमें देश के सभी नागरिक जो है एक सामान्य कानून के अधीन होंगे, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जितने बड़े पद पर क्यों ना हो, सभी व्यक्ति जो है एक सामान्य कानून के क्या होंगे, अंतर्गत होंगे। कानून से बड़ा कोई नहीं होगा। तो इसमें जो है सबके लिए समानता की बात की जाती है, इसमें छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। ठीक है, लेकिन विधि के समान संरक्षण का जो अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को एक अलग वर्ग मान लिया जाता है और उस पर अलग से कानून लगता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बहुत एक बड़ा क्षेत्र है जो काफ़ी पैसे वाला है और एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे कम पैसे लोग हैं। तो जो एक कम क्षेत्र कम पैसे वाले हैं इनके लिए कानून अलग बनेगा और ज़्यादा पैसे वाले हैं इनके लिए कानून अलग से बनेगा। तो इसमें एक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों के वर्ग माना जाता है और उन पर कानून जो है अलग से लगता है। तो विधि के संरक्षण का अधिकार जो अमेरिका से दिया गया है सकारात्मक रूप है, समानता का क्या है सकारात्मक रूप है, और विधि के समझ संरक्षण ये ब्रिटेन से लिया गया है ये समानता का नकारात्मक रूप है। तो विधि के समान समता का अधिकार जो है आर्टिकल 14 में है और इसमें 2 समानताओं का उल्लेख किया गया, विधि के समझ समता और विधि के समझ संरक्षण का अधिकार। अगला बात जो है कि विधि के समझ समता का अधिकार जो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया है। संरक्षण का अधिकार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं सामाजिक समानता।
सामाजिक समानता, सामाजिक समानता का अधिकार। ठीक है, इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद इसमें है अनुच्छेद 15 में तो अनुच्छेद 15 में 15(1) में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो 15(1) में ये कहा गया है, 1 कह लीजिए चाहे क्या कर लीजिएगा, 15(1) में कहा गया है कि भारत राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी भी मूल वंश का हो, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी लिंग का हो, और चाहे वह कहीं भी निवास करता रहता हो, जन्मस्थली हो उसकी। ठीक है, इन पांचों आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। कहाँ नहीं किया जाएगा? तो 15(2) में इसमें कहा गया है दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, फिर क्या है, राज्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित, राज्य द्वारा अंशतः या पूर्णतः पोषित अंशतः या पूर्णतः पोषित कुओं, तालाबों, नलकूपों, स्नान घाटों, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थलों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर से सुनिएगा, आर्टिकल 15(1) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग व जन्म के स्थान पर किसी एक या सभी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15(2) में कहा गया है उपरोक्त जो पांचों आधार हैं उनमें से या कोई भी एक आधार के आधार पर कहाँ नहीं किया जाएगा, दुकानों, होटलों, सार्वजनिक भोजनालयों, ठीक है, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों पे, और इसके साथ राज्य द्वारा पूर्णतः या अंशतः पोषित कुओं, तालाबों, नलों, ठीक है, स्नान घाटों, सड़कों आदि पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो 15(3) है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 15(3) में जो कहा गया है इसमें राज्य जो है स्त्रियों,
स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। राज्य जो है आर्टिकल 15 के 3 में कहा गया है कि स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। ये उपरोक्त का उल्लंघन नहीं होगा कि लिंग के आधार पर इनको विशेष दर्जा दिया जा रहा है। तो महिलाओं को जो अधिकार देने का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 15 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 15 का वर्णन क्या है? धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग और जन्म के आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। और 15 के 2 में कहा गया कि जो सार्वजनिक चीजें हैं, चाहे दुकान हो, चाहे होटल हो, चाहे स्नान घाट हो, चाहे नलकूप हो, चाहे सड़कें हों, अगर वहाँ पे भी कोई भेदभाव करता है उन पांचों आधार पर तो नहीं कर सकता है। ठीक है। तो 15 का 3 जो है, राज्य जो है स्त्रियों और बच्चों को विशेष सुविधाएं दे सकता है। तो जो आरक्षण जो दिया गया है, महिलाओं को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जो बच्चों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, ये उपरोक्त का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये लिंग के आधार पर जो इनको विशेष दिया गया है, इसलिए साफ साफ आर्टिकल 15 में क्या कर दिया गया? संविधान का अंग के रूप में माना गया है। तो इसके लिए जो है आगे बढ़ते हैं 15 का 4 या 4, इसमें किसका प्रावधान किया गया है? पंद्रह के 4 में कहा गया है कि सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, विशेषकर एसटी एससी के लिए राज्य में विशेष कुछ कर सकता है, विशेष सुविधाएं दे सकता है। और ये जो है पहला संवैधानिक संशोधन जून 1951 में किया गया, उसके तहत जोड़ा गया है कि राज्य जो है सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से विशेष रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए विशेष सुविधाएं दे सकता है। एक मामला आया था चंपाकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य। ठीक है। इस वाद में मद्रास राज्य ने कहा था कि विशेष लोगों के लिए विशेष अधिकार नहीं दिए जा सकते हैं। तो मद्रास हाई कोर्ट के आदेश को प्रभावहीन बनाने के लिए सरकार ने आर्टिकल 15 को जोड़ा। इसमें ये कहा गया कि जो राज्य जो है सामाजिक दृष्टि से या शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में विशेषकर एसटी एससी को विशेष सुविधाएं दे सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 15 का 5 और 15 का 5। 15 के 5 में जो है इसमें किसका प्रावधान किया गया है कि राज्य जो है निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में जिसमें अल्पसंख्यकों के विश्वविद्यालय को छोड़कर उसमें जो है प्रवेश में आरक्षण दे सकती है। ठीक है। तो ये बात कही गई है। तो 93वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, ये 2005 में आया था, जोड़ा गया था। तो जो सामाजिक दर से या शैक्षणिक दर से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए जो है उच्च शिक्षण संस्थानों में सरकारें जो है राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जिसमें अल्पसंख्यक का विश्वविद्यालय ना आता हो, प्रवेश में आरक्षण कर सकती हैं। तो 93वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और 2005 में 15 का 5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है और परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला है अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता। ठीक है। तो अवसर की समानता जो है अनुच्छेद 16 में इसका वर्णन किया गया है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो 16 का 1, 16 का 2, 16 का 3, 16 का 4, 16 का 5, इन सबको जोड़ा गया है। तो 16 के मन में आते हैं, इसमें कहा गया है वही 5 की जगह पे 6 चीजें रखी गई हैं 16 में कि मूलवंश, धर्म, मूलवंश, जात, लिंग
जन्म स्थान व निवास स्थान। 6 चीजें इसमें: धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी नियुक्ति पाने या निर्वाचन में अवसर की क्या होगी? समानता होगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है, तो आर्टिकल जो 16 का 1 है, इसमें कहा गया है 16 के 1 में कि भारत राज्य क्षेत्र में प्रत्येक नागरिकों को सरकारी नियुक्ति पाने या निर्वाचन पाने के अवसर की क्या कर दी गई? समानता दी गई है। सभी लोगों को अवसर की समानता से वंचित नहीं किया जाएगा। और 16 के 2 में कहा गया है कि धर्म, मूल वंश, जात, लिंग व जन्म स्थान व निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी में नियुक्ति पाने या निर्वाचन पाने से वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा और इसके आगे का भाग जो है अगले वीडियो में दिखाएंगे।